तो हमारी साइकोलॉजी की ये है यूनिट सेकंड, पर्सन परसेप्शन, व्यक्तिबोध। ठीक है, अब व्यक्तिबोध क्या होता है इसे हम आगे पढ़ते हैं। तो व्यक्तिबोध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम दूसरों के व्यवहार, रंग रूप, भाषा, हाव भाव और सामाजिक संकेतों के आधार पर उनके व्यक्तित्व, स्वभाव और इरादों को समझते हैं। आप किसी स्ट्रेंजर से मिले, ठीक है, आपने उसके बारे में क्या सोचा, क्या विचार बनाया, क्या भाव बनाए, उसकी भाषा कैसी है, ठीक है, और वो समाज में 4 लोगों में खड़ा है तो वो इरिटेट हो रहा है, खुश हो रहा है, तो उसके आधार पर उनके हाव भाव देखकर हम उनके व्यक्तित्व को पता लग करवाते हैं कि ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, या फिर इसका स्वभाव कैसा है, सब में घुलने मिलने वाला है या अलग है, या इसके इरादे क्या हैं, ये आया क्यों है यहाँ, वो चीज़ हमारी व्यक्तिबोध होता है। सरल भाषा में किसी व्यक्ति के बारे में राय बनाना उसे हम व्यक्तिबोध कहते हैं। इधर देख लो सरल भाषा, अगर तुम्हें ये डेफिनेशन याद ना हो या दिमाग से निकल जाए तो सरल भाषा वाली डेफिनेशन आप लिख के आ सकते हो। किसी व्यक्ति के बारे में राय बनाना उसे हम व्यक्तिबोध बोलते हैं। सेकंड है व्यक्तिबोध के स्रोत। ठीक है, कि हमारा व्यक्तिबोध कैसे हमें, जो हम पर्सन का परसेप्शन बनाते हैं वो क्या क्या सोर्सेस के बेसिस पे बनाते हैं। ठीक है, पहले हम उसकी शारीरिक बनावट देखते हैं कि उसका चेहरा कैसा है, कपड़े कैसे हैं, शरीर की बनावट आदि देखकर हम व्यक्ति के बारे में धारणा बनाते हैं कि ये काला है, गोरा है, शरीर की बनावट मोटा है, पतला है, या फिर कपड़े कैसे हैं, साफ़ सुथरे हैं कि गंदे हैं, महंगे हैं या सस्ते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मौखिक व्यवहार। ठीक है, मौखिक व्यवहार में क्या, व्यक्ति किस प्रकार बोलता है, शब्द का चयन कैसे करता है, इससे उसकी छवि बनती है। क्योंकि जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं उनकी भाषा से पता लग जाता है कि वो अनएजुकेटेड हैं, और जो लोग अच्छी तरबियत वाले होते हैं, जो एजुकेटेड होते हैं, जो इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं, वो अलग पता लग जाती है। तो उनसे उनकी छवि बनती है कि वो एजुकेटेड हैं, अनएजुकेटेड हैं, मैनर्स वाले हैं या अनमैनर्स वाले हैं, गाली बकते हैं या इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद है अमौखिक व्यवहार। ठीक है, अमौखिक व्यवहार क्या, मैंने बताया कि वो 4 लोगों में खड़ा है तो वो इरिटेट हो रहा है या वो खुश हो रहा है, वो उसकी आंखों से पता लग रहा है, उसके चेहरे के भाव से और उसके हाव भाव से। तो इसमें यही बताया गया है, आंखों का संपर्क, चेहरे के भाव, हाव भाव आदि व्यक्ति को समझने में सहायक होते हैं। ठीक है, उसके बाद है सामाजिक भूमिका, सोशल रूल्स। व्यक्ति समाज में किस भूमिका में है, जैसे शिक्षक, छात्र, डॉक्टर, इससे भी उसकी छवि बनती है। कि अगर आपके सामने एक टीचर आई तो आप उसके साथ टीचर जैसा व्यवहार करोगे और वो भी आपके साथ एक टीचर जैसे व्यवहार करेगी। उससे उसकी भूमिका बना दी जाती है कि ये टीचर है और इसे हमें ये रेस्पेक्ट देनी है। तो उसका एक टीचर है, डॉक्टर है, डॉक्टर की अलग रेस्पेक्ट होती है और स्टूडेंट्स की अलग रेस्पेक्ट होती है, तो उससे भी आपकी छवि बनती है। उसके बाद आता है इम्प्रेशन फॉर्मेशन, छवि निर्माण। तो क्या, हम कहीं गए, ठीक है, अगर हम अपनी घर की नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो क्या सामने वाला हमारी छवि नहीं डेवलप्ड हो पाएगी। अगर हम उसे बताएंगे, हम ऐसा व्यवहार करेंगे कि हम एक ग्रेजुएशन स्टूडेंट हैं और हम पे इंग्लिश वर्ड यूज़ करने आते हैं, तो हम अपनी छवि निर्माण करेंगे, इम्प्रेशन फॉर्मेशन करेंगे, उसको हम छवि निर्माण बोलते हैं। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में पहली बार एक समग्र धारणा बनाते हैं तो उसे हम छवि निर्माण कहते हैं। अब इसमें बताया गया है, मैं बता रही थी कि अपने आप को कैसे वो करना है, लेकिन इसमें बताया गया है कि आप एक स्ट्रेंजर से मिले, ठीक है, आपने उसकी सारी चीज़ें देखी जो हमने पहले पढ़ी थी, आपने उसका मौखिक व्यवहार देखा, शारीरिक व्यवहार देखा, है ना, ये सब चीज़ें देखी, तो उससे हम सामने वाले की कैसी छवि निर्माण करते हैं अपने अंदर, कि सामने वाला कैसा है, कि वो अच्छा है, बुरा है, काला है, पीला है, जो हम सामने वाले की
इम्प्रेशन फॉर्मेशन करते हैं, उसकी छवि निर्माण करते हैं अपने अंदर। उसके 2 टाइप के इसके प्रकार हैं इम्प्रेशन फॉर्मेशन के, छवि निर्माण के। पहला है प्राथमिक प्रभाव, जो जानकारी हमें सबसे पहले मिलती है उसका प्रभाव अधिक होता है। अभी कोई हमारे सामने आया, हम किसी पार्टी में गए तो बुलाया कि मिनिस्टर आ रहे हैं पार्टी में, तो क्या उनकी जानकारी मिली, हम उसी से खुश हो गए, हमारे ऊपर उसी का प्रभाव पड़ गया कि मिनिस्टर आ रही हैं, ठीक है। या फिर बोल देते हैं कि एक खूबसूरत लड़की है उनकी, वो आ रही है पार्टी में, तो हमारा उससे क्या, एक उनकी जानकारी से ही एक हम उनका क्या छवि निर्माण बना लेते हैं कि खूबसूरत है तो अच्छी होगी, ठीक है। अब हमें तो पता नहीं है उसकी सीरत कैसी है, बस हमने एक छवि निर्माण कर ली उनके लिए, सामने वाले के लिए। दूसरी है रेसेंसी, नवीन प्रभाव, रेसेंसी इफेक्ट, जो जानकारी अंत में मिलती है वह अधिक प्रभाव डालती है। तो इसमें क्या है, आप मिनिस्टर आए, ठीक है, वो 1 घंटे स्पीच दिया, उस मिनिस्टर की स्पीच से जो आप उनका लास्ट में निर्माण करेंगे कि ये अच्छे हैं बुरे हैं, कैसी सोच है क्या है, तो उस चीज़ से पता लगता है कि अंत में जो जानकारी मिलती है वही उनकी छवि निर्माण कर देती है, ठीक है। 2 टाइप के छवि निर्माण हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है छवि निर्माण के डिटर्मिनेंट्स, निर्धारक, है ना, ठीक है, निर्धारक हैं छवि निर्माण के निर्धारक। तो इसमें क्या है, डिटर्मिनेंट्स देख लो, शारीरिक आकर्षण, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक मिनिस्टर आए, तो वो मिनिस्टर कैसे बने, अपनी बुद्धि से बने, ठीक है। तो उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा किया होगा, लोगों की हेल्प की होगी, जभी तो वो एमएलए, फिर जभी तो उन्हें उसकी सीट मिली होगी मिनिस्टर की। तो इससे पता लगती है कि आकर्षण व्यक्ति को लोग अधिक बुद्धिमान और अच्छा मान लेते हैं। तो इसमें क्या है कि मिनिस्टर आए तो उनका अलग पहनावा होता है, वो दूर से ही पता लग जाता है कि वो जो मिनिस्टर हैं, ये सामने से जो आ रहा है यही मिनिस्टर होगा। तो क्या उनकी बॉडी से, उनके कपड़ों से, उनके आकर्षण से पता लग जाती है कि वो बुद्धिमान और अच्छे मान लेते हैं हम कि मिनिस्टर हैं तो बुद्धिमान भी होंगे, अच्छे भी होंगे। सेकंड है हेलो प्रभाव। तो हेलो प्रभाव क्या है, किसी व्यक्ति के एक गुण के कारण पूरे व्यक्तित्व को अच्छा मान लेना कि मिनिस्टर ने रोड बनवाई तो वो आपके लिए अच्छा हो गया, कि नहीं ये बहुत हेल्प कर रहा है, भले ही वो पीछे कुछ भी कर रहा हो, आगे कुछ भी कर रहा हो, लेकिन नहीं, हमने तो उसकी एक गुण पे ही उसका पूरा व्यक्तित्व अच्छा मान लिया। उसके बाद है ऋण धारण। तो ऋण धारण क्या है, स्टेरियोटाइपिंग। तो इसमें क्या है, किसी व्यक्ति को उसके समूह के आधार पर आंकना। तो क्या वो कैसा, स्टेरियोटाइप में क्या है, उसका समूह, मैंने बताया कि मिनिस्टर्स का समूह है, तो क्या मिनिस्टर्स है उसको आंकना, उसके आधार पर आंकना कि हाँ वो मिनिस्टर है तो कुछ तो होगा। उसके बाद है केंद्रीय गुण। कुछ गुण जैसे ईमानदारी और दयालुता व्यक्ति की छवि पर अधिक प्रभाव डालती है। मैंने क्या बताया कि अगर वो मिनिस्टर बना तो उस मिनिस्टर बनने के लिए उसने बड़े त्याग दिए होंगे, लोगों की हेल्प की होगी, ईमानदारी दिखाई होगी, दयालुता दिखाई होगी, जभी तो वो उसकी छवि पे प्रभाव पड़ा, जभी तो उसे सीट मिली मिनिस्टर बनने की, जभी तो वो सब है ना, केंद्रीय गुणों से कहते हैं। उसके बाद है परिस्थिति जन्य संदर्भ। अलग अलग परिस्थितियों में व्यक्ति के प्रति हमारी धारणा बदल सकती है। तो क्या, अब एक व्यक्ति को हम बहुत अच्छा मान रहे हैं कि हम मिनिस्टर जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने इतनी अच्छी स्पीच दी, उन्होंने इतने लोगों की हेल्प की। अब क्या हुआ पार्टी में कि उनसे किसी से पानी का गिलास गिर गया, उनके लिए पानी आ रहा था और पानी का गिलास गिर गया, उन्होंने उसको बहुत गंदी तरीके से डांट दिया कि तुम पे तरीका नहीं है, तुमने पानी का गिलास गिरा दिया। तो क्या उनकी अलग परिस्थिति थी, उन्हें कांच भी लग सकता था, है ना, उनके पानी भी गिर सकता था उनके ऊपर, इसलिए उन्होंने डांट दिया। तो क्या हमारी 2 मिनट के अंदर उनकी प्रति धारणा बदल गई, उनके जो हमने उनके बारे में इतना अच्छा सोच रखा था सब बदल गया। उसे हम परिस्थिति जन्य संदर्भ बोलते हैं कि अलग अलग परिस्थितियों में व्यक्ति के प्रति हमारी धारणा बदल जाती है। पहले हम किसी से मिलते हैं
तो हमें वो बहुत अच्छा लगता है, और जब हम उसके अंदर की सच्चाई जान लेते हैं तो वो हमें बहुत बुरा लगने लगता है, उसकी सच्चाई हमारे सामने आ जाती है, तो वो क्या सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये उसके बाद है इसमें एट्रीब्यूशन, क्या आरोपण। तो इसमें आरोपण बताया गया है किसी व्यक्ति के व्यवहार के पीछे कारणों को समझने और बताने की प्रक्रिया को आरोपण कहते हैं। कोई व्यक्ति है, पहले वो बड़ा अच्छा था, अब वो चेंज हो रहा है, क्यों, उसके साथ गलत हुआ, या फिर उसके साथ कुछ ऐसी मेमोरीज हुई, ट्रोमा हुआ कि वो बहुत शांत रहने लग गया, वो किसी को मुंह नहीं लगाता, किसी से बात नहीं करता। तो क्या, कुछ लोग तो उसे घमंडी बोल के छोड़ देंगे कि इसमें बड़ा घमंड आ गया है, लेकिन अगर हम उसके पीछे के कारणों को समझ रहे हैं और उसको उसकी प्रक्रिया को समझ रहे हैं, उसे हम एट्रीब्यूशन बोलते हैं, कि किसी व्यक्ति के व्यवहार के पीछे कारणों को समझने और बताने की प्रक्रिया को आरोपण कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आरोपण की सिद्धांत बताए गए हैं। ठीक है, तो आरोपण के सिद्धांत पहले दिए हैं हार्लोट कैली ने। ठीक है, हार्लोट कैली ने आरोपण सिद्धांत दिया है। तो हार्लोट कैली का सिद्धांत पढ़ लेते हैं। हार्लोट कैली के अनुसार हम व्यक्ति के कारण जानने के लिए 3 बातों को देखते हैं। ठीक है, अब उसके जब हम कारण जान रहे हैं तो उसे हम कैसे देखते हैं। पहले है सहमति, क्या अन्य लोग भी उसी तरह व्यवहार करते हैं। पहले हम देखेंगे कि वो इंसान जो पहले बोलता था अब नहीं बोल रहा, और उसके साथ वाले भी बोल रहे हैं नहीं बोल रहे, तो क्या अन्य लोग भी उसी की तरह व्यवहार करते हैं, वो चीज़ देखेंगे कि वो अलग है, उसके साथ कोई सिचुएशन हुई है। ठीक है, स्थिरता। ठीक है, क्या व्यक्ति हर बार ऐसा ही व्यवहार करता है। तो पहले हम देखेंगे कि वो कुछ समय के लिए ही उसका मूड स्विंग्स हो गया है, या वो ऐसा ही चेंज हो गया है। ठीक है, उसके बाद है विशिष्टता, क्या व्यक्ति केवल इसी परिस्थिति में ऐसा है। क्या व्यक्ति भीड़ में ही ऐसा दिख रहा है, क्या व्यक्ति इस पार्टी में ही आके ऐसे दिख रहा है, कि ये अपनी लाइफ में भी ऐसा हो गया है। ठीक है, ये तीनों चीज़ बताई गई हैं, सहमति, स्थिरता और विशिष्टता। ठीक है, पढ़ लेना। उसके बाद दूसरी सिद्धांत है विनार्ड वेनर ने दी है। तो वेनर ने बताया है, वेनर ने व्यवहारों के कारणों को 3 आयामों में बांटा है। ठीक है, 3 आयामों में बांटा है। पहले है नियंत्रण का स्थान, लोकस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, लोकस और कंट्रोल बताया है। तो इसमें क्या होता है कि आंतरिक कारण, क्षमता, मेहनत। ठीक है, दूसरा है बाहरी कारण, भाग्य, कठिनाई। तो जब इंसान चेंज हो रहा है तो हम पहले उसका देखेंगे कि उसका नियंत्रण का स्थान क्या है, कि वो अपनी मेहनत और क्षमता की वजह से चुप हो रहा है, या कोई बाहरी कारण है कि भाग्य उसका बेकार हो गया है, या कठिनाइयाँ उसकी लाइफ में ज़्यादा आ रही हैं। उसके बाद है स्थिरता में क्या है कि जो उसकी स्थिर है वो क्षमता कितनी है, कितना वो ऐसा हो गया है, कितना वो कंट्रोल कर रहा है, और अस्थिरता, वो प्रयास कर रहा है। ठीक है, दूसरा है नियंत्रण योग्यता। ठीक है, इसमें नियंत्रित और अनियंत्रित बताया गया है, लोकस। ठीक है, तो ये चीज़ इनकी थी, बेनार्ड वेनर की सिद्धांत थे ये। अब उसके बाद है एट्रीब्यूशन एरर। ठीक है, आरोपण में होने वाली त्रुटियाँ। ठीक है, तो इसमें 2 त्रुटियाँ बताई गई हैं, मौलिक आरोपण त्रुटि। ठीक है, इसमें क्या है, दूसरों के व्यवहार को उनके स्वभाव से जोड़ देना, कि हाँ ये तो ऐसा व्यवहार नहीं कर रहा है इसके साथ वाला, और ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। तो इसमें क्या है, दूसरों के व्यवहार को उनके स्वभाव से जोड़ देना, इसे हम मौलिक आरोपण त्रुटि बोलते हैं। दूसरा है स्वसेवक पक्षपात। ठीक है, इसमें क्या है, सफलता का श्रेय स्वयं को देना और असफलता का दोष
परिस्थिति पर डालना। तो इंसान क्या करता है इसमें सेल्फ सर्विंग वाइस में, कि अगर वो अच्छा कर रहा है, अगर वो कुछ कर रहा है तो वो अपने ऊपर श्रेय डालता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ और मैं ही सफल हो रहा हूँ। और जब वो असफल होता है तो वो दोष अपनी ज़िंदगी पे, ऊपर वाले पे, कि आपने मेरी ज़िंदगी कैसी लिखी है, और उस टाइम पे मेरा माइंड है ना बेकार हो गया था, इसलिए मैं एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाया था, मैं भूल गया था। भले या पढ़ के नहीं जाओ, लेकिन आपका बहाना ये होता है कि मैं पढ़ के गया था लेकिन एग्ज़ाम में जाके सब कुछ भूल गया था। तो दोष परिस्थिति पर डालना, उसे हम स्वयं सेवक पक्षपात बोलते हैं। तो इसके एट्रीब्यूशन के दोनों ये देख लेना सिद्धांत, ठीक है, याद कर लेना इनके पॉइंट्स याद कर लोगे तो उनका मतलब भी समझ आ जाएगा, ठीक है। और इसके एरर्स पढ़ लेना, और तो सब हो गया। डिटर्मिनेंट्स इजी हैं। इम्प्रेशन फॉर्मेशन, तो मैं स्टार्टिंग में बता रही थी कि इम्प्रेशन, अपना इम्प्रेशन कैसा डालना है, लेकिन नहीं, इसमें क्या दूसरे का इम्प्रेशन कैसे बनाते हैं हम अपने अंदर, कैसा छवि निर्माण करते हैं सामने वाले के अंदर, उसे हम इम्प्रेशन फॉर्मेशन बोलते हैं। उसके बाद है व्यक्ति के स्रोत, ठीक है, अगर उसके सोर्सेस क्या हैं, हम सामने वाले को देख के कैसा व्यक्तिबोध बनाते हैं। व्यक्तिबोध बता ही दिया है सामने वाले के बारे में, पर्सन परसेप्शन व्यक्तिबोध, ठीक है, क्लियर हो गया, चैप्टर कंप्लीट।